नमस्कार दोस्तों, लेक्चर है फिजिक्स की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, और वेक्टर में हम लास्ट में डेल ऑपरेटर के बारे में देख रहे थे और हमने ये देखा था ग्रेडियंट, और सबसे पहले हमने फंक्शन देखा था ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट किसके लिए डिफाइन करते हैं? हमेशा एक स्केलर फंक्शन के लिए। और जब भी हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं, मतलब किसी स्केलर फंक्शन में चेंज देखते हैं कितना आ रहा करके, तो वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है। और उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम आपके पास ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, वो इन जनरल क्या होता है, किसी भी सरफेस पे एक नॉर्मल वेक्टर। फिजिकली अगर हमसे आपसे अगर बोला जाएगा क्या रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर, तो फिजिकली आपके पास नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में, जो कि हमारा दूसरा आपके पास ऑपरेशन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं डाइवर्जेंस होता क्या है करके। डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस देखो ये अभी मैं आपसे बोलूं तो देखो, ये हमारे, अगर मैंने इनिशियल में भी आपको बताया होगा, ये हमारी यूनिट नंबर 4 है। ये हमारे क्या है जरा बोलो, नहीं यूनिट नंबर 4 है जो कह रहा हूं, यूनिट नंबर 18 है। अगर अपना सिलेबस अगर देखा होगा तो सर ए डॉट आर का आंसर ए वेक्टर है। हाँ, ए वेक्टर है का आंसर ए वेक्टर है, सही है। ए डॉट आर का आपने अगर सॉल्व किया होगा तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप आपके पास, या ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप आ रहा होगा, विच इज ए वेक्टर। सही, ठीक है। जिसका ए वेक्टर आ रहा है वो सही है। जो लास्ट हमने डिस्कस की थी प्रॉब्लम, उसका आंसर ए वेक्टर आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, नहीं आ रहा होगा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना है, ए डॉट आर वेक्टर करना है, एक कांस्टेंट वेक्टर ले लेना, एक अपोजिशन वेक्टर लेना, डिफरेंशिएट कर देना, पहले उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना, फिर उसका ग्रेडियंट डिफाइन कर देना। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था लास्ट में, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें टोटल 22 यूनिट्स हैं, और उसमें यूनिट 18 जो है वो क्या है आपके पास, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है। मैं इसको क्यों यूं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में यही यूनिट काम आने वाली है। चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लो, हर चैप्टर में ये यूनिट काम की आएगी ही आएगी। हमें कर्ल निकालना आना चाहिए, हमें ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, हमें डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए। इसलिए ये इस यूनिट को सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा, ताकि आपके और चैप्टर स्मूथ हो जाएं। ठीक है, मैं अगर सिलेबस का अगर अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ा क्या रहे हैं करके। तो इसलिए हमने इस तरीके से आपको डिस्कस करेंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम को बताया जाएगा कि आपकी चीजें रिलेट हो। ठीक है, मैक्सिमम चीजें रिलेट होंगी तो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी। चलिए, तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस अगर हम बात करें, सपोज के लिए हमारे पास एक, पहली बात किसके लिए डिफाइन करते हैं? वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं? डिफाइन फॉर वेक्टर फंक्शन। डिफाइन फॉर किसके लिए जरा बोलो? वेक्टर फंक्शन के लिए। वेक्टर फंक्शन के लिए जैसे हमने ग्रेडियंट डिफाइन करा था, ग्रेडियंट किसके लिए डिफाइन होता है? चलो बोलो, स्केलर फंक्शन के लिए। तो लेट हमारे पास सपोज के लिए एक वेक्टर है, और ये वेक्टर आपके पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, और हमने क्या निकाला आपके पास, जब हम बोलते हैं आपके पास डेल ऑपरेटर, जो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, जब हम इस डेल ऑपरेटर का आपके पास इसके साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। मैंने क्या बोला ना, डेल डॉट जब ए करते हैं, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं डेल ऑपरेटर का इस वेक्टर के साथ, जब हम क्या करते हैं जरा बोलो, डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी होती है जरा बोलो? ये होती है एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है जरा बोलो? स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता चल रहा है स्केलर क्वांटिटी होती है करके? इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए, हमने बोला डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का अगर हम देख पा रहे हैं तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए एक्स आई कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये हमारा क्या है? ए वेक्टर है। इनके साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे तो कितना आएगा? डेल बाय डेल एक्स ए एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ ए वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ ए जेड। ये क्या आ गया जरा बोलो?
डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब जो अगर आप देख पा रहे हैं एक तरीके का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, स्केलर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ आई जे के वगैरह कुछ हमें देखो नहीं मिले, इसीलिए मैंने कहा था ये कैसी क्वांटिटी निकल के आएगी, स्केलर वैल्यू निकल के आएगी या स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। समझ में आई बात? डाइवर्जेंस जब भी आप किसी फंक्शन का, जब भी किसी वेक्टर फंक्शन का निकालोगे, वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। अब समझते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए, इसमें एक और पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जरा सुनना ध्यान से, इस गेम पे मेंशन कर देना। अगर सपोज के लिए मैंने बोल दिया, लेट आपको नोट करके लिख देना, इफ ए वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर, इज कांस्टेंट वेक्टर। हमने कहा भी ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, जरा बोलो, कांस्टेंट वेक्टर है। अगर ए वेक्टर अगर कांस्टेंट अगर वेक्टर होगा, देन उस कंडीशन में जो होता, ए कांस्टेंट वाला समझ में आ रहा है, मतलब जो ax ay az होंगे वो नंबर होंगे, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ax ay az क्या होंगे, नंबर, ये x y z के फंक्शन नहीं होंगे। मतलब ये समझ में आना चाहिए, जैसे हमने बोल दिया आपके पास क्या, 1 i कैप बोल दिया फॉर एग्जांपल, 2 j कैप बोल दिया, 6 k कैप बोल दिया, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वेक्टर है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया, ये एग्जांपल लिख दिया, ठीक। देन उस कंडीशन में अगर आप जब ये डिफाइन करोगे ना, देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 आएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ 2 आएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ आपके पास 6 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बोलो, 0। क्यों? क्योंकि x के टर्म में 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, वैसे 2 का भी 0 हो जाएगा, आपके पास z का भी, ये वाला भी क्या हो जाएगा, जरा बोलो, 6 का भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फॉर अ कांस्टेंट वेक्टर हम अगर बात करें, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, जरा बोलो, 0। ये हमेशा याद होना चाहिए, कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस कितना आएगा, जरा बोलो, 0। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख देना कि कांस्टेंट वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है कितना होता है, 0 होता है करके, यहां पर लिख देना। सो डाइवर्जेंस ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास इसकी फिजिकल मीनिंग है। फिजिकल मीनिंग क्या है करके समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल मीनिंग लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, फिजिकल मीनिंग। किसकी फिजिकल मीनिंग, डाइवर्जेंस की। देखो जैसे आपने बहुत सारी सिचुएशन देख रही, जैसे अगर हमारे पास किसी रीजन में एक चार्ज अगर होता है, तो चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होती है। क्या बाहर निकल रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमें यह समझ में आना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और हमें यहाँ ये भी बताया कि जो फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है, ये भी क्या है, जरा बोलो, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, तो ये जो आपके पास डाइवर्जेंस की जो फिजिकल मीनिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कितना स्प्रेड हो रही है। जैसे किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो उसका जो स्प्रेड होना, कौन, कोई ना कोई तो किसी से तो पता चलेगा ना। कैसे में किसी, कोई तो मेथड होगी जिससे मेजर करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हो रहा है किसी पॉइंट से। तो जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, डाइवर्जेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, तो ये समझ में आना चाहिए। ये क्या मेजर करता है, इट मेजर, लिख देना, इट मेजर हाउ मच वेक्टर स्प्रेड ओवर अ गिवन पॉइंट। ये क्या मेजर करता है, जरा बोलो, किसी पॉइंट से कोई वेक्टर कितना स्प्रेड हो रहा है, उसको कौन मेजर करता है, जरा बोलो, डाइवर्जेंस मेजर करता है। ठीक है, चलिए, कैसे अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करें, तो ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें लिख देना ज्योमेट्रिकल आप इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकली कैसे हम देख सकते हैं इस चीज को, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखिए। हमने कहा भी समझ के लिए हमारे पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होगा तो इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे करके इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी, इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी, इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी, ऐसे करके हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो किससे निकल रही है, एक चार्ज से निकली, जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट से ना ये जो वेक्टर आपके पास है, ये आपके पास कितना स्प्रेड हो रहे हैं,
इसको कौन बताता है जरा बोलो, कौन मेजर करके बताता है? डाइवर्जेंस मेजर करके बताता है। इसी तरीके से कन्वर्ज भी हो सकती है, जैसे नेगेटिव अगर चार्ज है तो फील्ड लाइन आपके पास कितनी आपके पास कन्वर्ज हो रही है, तो इसको हम इन जनरल नेगेटिव और पॉजिटिव करके डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बाहर निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस करके डिफाइन करते हैं। इसको हम कैसे बोल देंगे जरा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से अगर आएंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव डाइवर्जेंस बोल देंगे। ये हमारा डाइवर्जेंस कैसा होगा जरा बोलो? ये हमारा कैसा डाइवर्जेंस होगा? इस डाइवर्जेंस को अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर से पॉजिटिव होगा, ठीक, इस समय हमारा डाइवर्जेंस कैसा होगा? इस समय डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमारा कैसा होगा जरा बोलो? नेगेटिव सेंस में। बात समझ में आई? अगर कहीं पर अगर वेक्टर अगर आपके पास कन्वर्ज हो रहे हैं तो उसको नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ डिफाइन किया जाता है। मतलब कितना कन्वर्ज हो रहे, कहने का मतलब ये, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखो, अगर हमारे पास सपोज के लिए आपके पास कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस डिफाइन करना है, तो डाइवर्जेंस डिफाइन करने के लिए दो बातें आपको श्योर होनी चाहिए। या तो उस वेक्टर के जो ए एक्स ए वाई ए जेड है वो एक्स वाई जेड के वेरिएबल, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ठीक। या तो जो आपका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए समय के साथ। तो अगर अगर ऐसा होगा, अगर वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर कोई भी अगर चेंज हो रहा होगा तो आप डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस अगर आपको अगर वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही, देन उस कंडीशन में आपके पास डाइवर्जेंस कितना आ जाएगा जरा बोलो? जीरो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर मैंने बोला था, अगर ए वेक्टर अगर कांस्टेंट वेक्टर होगा, ए वेक्टर अगर कांस्टेंट वेक्टर होगा मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है डायरेक्शन फिक्स है, देन उस कंडीशन में आपके पास डाइवर्जेंस कितना आ जाएगा जरा बोलो? जीरो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमें डाइवर्जेंस चाहिए, तो डाइवर्जेंस चाहिए के लिए वेक्टर का पास जो दो चीजें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी ठीक है, या डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो? हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाएगा। तो फॉर अगर हम बात करें, इसमें आपके पास लिख देना, एक पॉइंट लिख देना, नोट करके एक पॉइंट लिख देना, फॉर नॉन जीरो, फॉर नॉन जीरो डाइवर्जेंस, फॉर नॉन जीरो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस either magnitude and direction of vector of a vector change, ठीक है। तो या तो इस वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तभी जाके हम क्या डिफाइन कर सकते हैं जरा बोलो? डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी अगर चेंज नहीं हो रहा होगा देन उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे जरा बोलो? डाइवर्जेंस कितना आएगा? जीरो। फॉर एग्जांपल हम इसको फिजिकली भी आपके पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोलूं, हमने आपके पास कुछ वेक्टर बना रखा, एक फील्ड बना रखा, ये कुछ इस तरीके का, ठीक, ऐसा करके ये एक फील्ड बना रखा। अगर आपसे बोलूं इसका डाइवर्जेंस कितना आएगा, एक फील्ड और बना रखा है ऐसे करके, ये हमारे पास दूसरा फील्ड है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है हमारे पास इस तरीके का। अगर आपसे बोल दो किसका डाइवर्जेंस डिफाइन होगा किसका नहीं होगा, देखो इसका डाइवर्जेंस आपके पास कितना आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ अगर ए वेक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो ये कितना आ जाएगा जरा बोलो? जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ए वेक्टर का क्या हो रहा है जरा बोलो? ये जो फील्ड है इस फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है जरा बोलो? चेंज। तो यहाँ डाइवर्जेंस आपके पास क्या आएगा जरा बोलो? नॉन जीरो। इसका मतलब ये समझ आता है डाइवर्जेंस ऑफ आपके पास एज होगा डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा जरा बोलो? जीरो। इस समय जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमका समझ में आ रहा है आपके पास ये जो आपके पास ए वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स है, डायरेक्शन तो फिक्स है ही। डायरेक्शन तो सभी इधर में ना, लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्या है? फिक्स है। यहाँ आपको समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास इसका डाइवर्जेंस कैसा आएगा जरा बोलो? नॉन जीरो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट लिखना, ठीक है, नोट करके। इफ डाइवर्जेंस ऑफ, सपोज कर लिया डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अगर जीरो आ गया, मतलब डाइवर्जेंस डेल डॉट ए इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, देन इस समय ये जो ए वेक्टर आता है ना इसको बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। देन इसमें लिख देना, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड
सोलेनोइडल वेक्टर क्यों बोलते हैं, डिस्कस करेंगे उसको, सोलेनोइडल वेक्टर। बिकॉज अगर हम बात करें, बिकॉज जरा समझने की कोशिश करना, बिकॉज व्हेन वी डिफाइन जब हम क्या डिफाइन करते हैं ना, किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा जब डिफाइन करते हैं, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जो पास होता है वो कितना होता है, हमेशा जीरो पास होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हमेशा एक क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है जो आगे आपके पास, जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करें सपोज के लिए आपके पास, बिकॉज व्हेन वी डिफाइन आपके पास क्या, डायवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, जब हम क्या डिफाइन करते हैं डायवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, देन ये कितना आता है जरा बोलो, जीरो, ऑलवेज आता है ये। ठीक है, चाहे आपको किसी भी कंडीशन में हो। ठीक है, ये इक्वेशन हमेशा इनवेरिएंट रहती है। अगर आगे जाके हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इस बार सब पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएंट क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए समझना, ये हमेशा ये इक्वेशन कैसी रहती है, इनवेरिएंट रहती है हर कंडीशन में। चार की चार आपके पास, जब भी आप चाहे आप मैक्सवेल की इक्वेशन चाहे आप डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़िए, चाहे फ्री स्पेस के लिए पढ़िए, मेटल के लिए पढ़िए, किसी भी के लिए पढ़ेंगे आपके पास ये इक्वेशन कैसे रहती है, इनवेरिएंट रहती है, समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है पहली बात आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैं ये बता रहा हूं कि ये कहां से निकल के आ रही बात, ये कहां से आ रहा करके, ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे करके, सुनते रहना। इसका मैं आपको ये जो लाइन है सोलेनोइडल वेक्टर का रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, सोलेनोइडल वेक्टर क्यों बोले, इसका रेफरेंस दे रहा हूं कि बातें कहां से निकल के आ रही हैं। तो व्हेन वी डिफाइन आपको डाइवर्जेंस ऑफ बी, बी यहां पर क्या है, बी ये समझ में आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड है। बी हमारा क्या है जरा बोलो, ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, आवाज ज्यादा हॉच-पॉच हो जाएगा, मैं अलग से लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये लिख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। गॉस लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म है, ये है क्या, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म। अच्छा, इसी को हम और क्या बोलते हैं, ये आपके पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है, ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन भी है। अच्छा, ये कहती क्या है, इसका कहने का आपके पास मतलब है, ये क्या कहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। लेकिन गॉस लॉ में उसमें नहीं होता ना, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं होता ना ऐसा। गॉस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि जब भी किसी क्लोज सरफेस से जो अगर हमारे पास अगर कोई अंदर चार्ज है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है, तो उससे जो फ्लक्स निकलता है कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस लॉ। होता नहीं होता है, लेकिन आपके पास यहाँ कितना आता है, जीरो आता है। इसका रीजन क्या होता है मुझे बताओगे आप, ठीक है, मेंशन करो तो क्या रीजन होता है कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है, इसका रीजन अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। मैंने क्या बोला, ये क्यों है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास गॉस लाइन मैग्नेटिज्म, ये कहता क्या है, ये कहता है आपके पास तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी closed magnetic flux passing through any closed surface is always zero। ठीक है, ये हमेशा होता भाई। अच्छा, ऐसा क्यों, इसका रीजन आपने हो सकता है मेंशन कर रखा है यहाँ, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल, क्योंकि चार्ज में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं इसलिए फ्लक्स बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मोनोपोल आपके पास एग्जिस्ट करते नहीं, ऐसा नहीं होता नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल ही ऐसा नहीं होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, मैं अगर आपको इसका अगर एक लाइन में अगर समझाना चाहूं, जैसे मैंने कहा सपोज के लिए हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये सपोज के लिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसे करके। ठीक, तो अगर आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, ऐसे साउथ में एंटर करती है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ एंटर करेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस कंसिडर किया, मैं यहाँ पर क्या कंसिडर किया, एक क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस ना कि लूप है, हाँ, ये समझ में आना चाहिए। ऐसे करके फील्ड लाइन निकलनी है, ऐसे करके। ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे करके निकलनी है, ऐसे करके। अब जरा देखो, ये जो फील्ड लाइन होती है ना, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइन है, ऐसे करके जो आ रही है ऐसे, और ये वाली फील्ड लाइन ये है, ऐसे करके जो आ रही है। अगर आप दो लाइनों में अगर समझ पा रहे हैं, जरा देखो, यहां से ये फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही है, यहां से एंटर करी और यहां से बाहर निकल गई। यहां से ये जो अब फील्ड लाइन एंटर कर रही है और यहां से आपके पास क्या होगी जरा बोलो, बाहर निकल गई, यहां से बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ जरा बोलो, जीरो।
जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर करी वहीं से आपके पास बाहर निकल जा रही है। और ये तभी हो रहा है क्योंकि आपके पास नॉर्थ से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है जरा बोलो, साउथ में जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ और आपके पास साउथ हमेशा एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। इसीलिए नॉर्थ से जो निकली साउथ जा रही है और साउथ की वजह से आपका नॉर्थ आने की वजह से फिर यहाँ से बाहर निकल रही है। पहले साउथ से नॉर्थ जा रही है, फिर आपके पास यहाँ से नॉर्थ से साउथ आ जा रही है। इसलिए आपके पास जितना एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल जा रही है। इसलिए नेट फ्लक्स कितना हो जा रहा है जरा बोलो, 0 हो जा रहा है। इसीलिए आपके पास ये स्टेटमेंट आया है। समझ आ रही नहीं आ रही बात? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? इसका मैं रीजन यहां पर लिख देता हूं, इसका रीजन। ठीक है, रीजन आपके पास क्या है? बिकॉज लिख देना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोनोपोल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रीजन ये है। किसका? इस लॉ का। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसीलिए अब जरा देखो, अब ये आपको कैसे सोलेनोइडल से क्या मतलब? आप एक जो छोटा बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट, उसका आप एक आपके पास जो सोलेनोइड होती हैं वो सब बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं। मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट बनाया नहीं बनाया? मैंने एक बार मैग्नेट बनाया। मैंने क्या बोला? जो सोलेनोइड होती हैं वो आपके पास किसकी तरह एक्ट करती हैं? बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती हैं। इसीलिए आपके पास बोला गया है सोलेनोइडल वेक्टर। समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने बताया बार मैग्नेट में, लेकिन इसी तरीके से किसकी सिचुएशन आएगी? सोलेनोइड की आएगी। और सोलेनोइडल आपके पास, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का जब भी मैं डाइवर्जेंस डिफाइन करूंगा, वो डाइवर्जेंस हमेशा कितना आएगा जरा बोलो? 0 आएगा। इसीलिए इसको सोलेनोइडल वेक्टर बोला जा रहा है। समझ आई नहीं आई बात? मैंने क्या बोला? सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसी तरीके से सेम आपका बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। और जब भी मैं सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस डिफाइन करूंगा, वो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए इसको आपके पास क्या बोला जा रहा है? सोलेनोइडल वेक्टर बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आपके पास चलते हैं आगे। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कुछ। ठीक है, इफ लिखिए ऐसा लिखना, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, आपको वैल्यू दे रखी है आपके पास x प्लस 2y आई कैप प्लस 2y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x प्लस nz के कैप इज सोलेनोइडल वेक्टर then find the value of n। किसकी वैल्यू बतानी है? n की वैल्यू बतानी है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? आपको ऑप्शन दे रखे 1, 0, 3, -3। ये 4 ऑप्शन दे रखे आपको। ये 4 क्या दे रखे हैं? ऑप्शन। ट्राई करिए। चलिए, मैंने कहा अगर सोलेनोइडल वेक्टर अगर 0 होता तो डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी आती है? बोलो 0। ठीक है, सिंस हमको समझ में आता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो ए वेक्टर कैसा है जरा बोलो? सोलेनोइडल वेक्टर है। तो अब अगर हम बात करें आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, मैं जब इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ जरा बोलो? ए वेक्टर के साथ। ये क्या जरा बोलो? एक्स प्लस 2y आई कैप प्लस क्या जरा बोलो? 2y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x एन जेड के कैप। कर दिया। जब डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करोगे, अब इसमें जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी, किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल रखोगे। किसके इक्वल रखोगे? 0 के इक्वल। तो जरा देखो आई वाले के साथ होगा, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म होता है वैसे ही करना, कुछ अलग नहीं करना है। डेल बाय डेल एक्स, ये ध्यान में रखना है, ये इसके अंदर आएगा ना कि बाहर जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? डेल वाई 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड। फिर कितना आएगा? डेल बाय डेल जेड 2x प्लस एन जेड इक्वल टू 0। बोलिए अब यहां से कितना आ जाएगा? x का 1 हो गया आपके पास, ये कितना आ जाएगा? 2y का 0, तो यहां कितना आ जाएगा? 1।
ये कितना आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, और जेड 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। इसका कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, उधर आ जाएगा आपका प्लस, ये आ जाएगा आपके पास n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 प्लस n इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बोलो -3। n की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, माइनस का 3 आ रहा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, जरा बोलो डी। ठीक, इस तरीके के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब इसी से रिलेटेड, डाइवर्जेंस से रिलेटेड। ये हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो डिस्कस सभी किया जाएगा, आपको पता होगा अच्छी बात है, लेकिन मैं सारे पॉइंटों को डिस्कस करूंगा ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, लिखना होगा फॉलोइंग आपके पास पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इफ आर वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर। क्या जरा बोलो, पोजिशन वेक्टर है। आर वेक्टर हमारा कैसा है, पोजिशन वेक्टर। तो क्या है जरा देखो, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्या क्या पार्ट है, एक एक करके आपको इनके सबके आंसर बताने हैं। पहला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू बतानी है। दूसरा, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब की वैल्यू बतानी है। तीसरा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू बतानी है। ये सब आर वेक्टर है। चौथा आपको बताना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट हमें बताना है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू बतानी है। इन सब की वैल्यू बतानी क्या होगी करके। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें बतानी है। और यहाँ जो ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कुछ तो आपको बताई है। हाँ, -3। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का 3, हाँ बिल्कुल, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट देखेंगे। मैं आपको लिखा भी देता हूं इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही होगी करके। इसकी वैल्यू आ रही होगी 3, इसकी वैल्यू आती है 0, इसकी वैल्यू आती है n+3 आर की पावर n। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है आपके पास n प्लस आपके पास 1 आर की पावर n-2। इसकी वैल्यू आती है 0। ये आपके पास सारी वैल्यूज लिख लियो, उसके बाद प्रूफ करेंगे एक एक करके। एक एक करके हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, वैल्यू आपके पास सारी मेंशन कर लो। चलो देखो, तो एक पहला पार्ट कराता हूं, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद लास्ट के दोनों पार्ट डिस्कस कर लेंगे। समझने की कोशिश करिएगा। पहला अगर हम बात करें, पहला आपके पास बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आपके पास हमें दिखाना है कितना। डाइवर्जेंस का मतलब होता है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। जैसे आप पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जरा बोलो। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। डॉट क्या आएगा जरा बोलो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यह आ जाएगी। यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, यह आएगा। ये कितना आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी, वैल्यू 3। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट हमारा देखो, दूसरा पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं करता हूं तीसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले में जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले को समझ कर ही आ जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर बाई आर की पावर 3 है। मैं जनरल वाला बता देता हूँ, फिर उसमें आपके पास आर की जहां पर ऊपर लाओगे तो -3 आ जाएगा,
वो आप वैल्यू रख दोगे। ठीक है, बताते हैं कैसे। तो ना हम करते हैं जनरल वाला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर हमने जो 3 लिखी, थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड वाली आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, बेसिक से भी ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आएगा उसमें भी रख सकते हो। डाइवर्जेंस ऑफ हमारे पास क्वेश्चन है आर की पावर एन आर वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस अगर हम बात करें, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। ठीक, ये हुआ। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना है। जरा देखो, ये आर की पावर एन है या आर वेक्टर है। आर की पावर एन ऐसे रहने दीजिए, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसको ऐसे लिख लीजिए। लिख सकते हैं इसको। अगर हम सही से अगर लिखने की कोशिश करें तो हमने उस लास्ट वाली लाइन को देखना। इसको अगर देखो, ये एक्स आर की पावर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड डॉट, कैसे लिख सकते हैं, एक्स आर की पावर एन आई कैप वाई आर की पावर एन जे कैप जेड आर की पावर एन के कैप। अब आई का आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स आर की पावर एन। मैंने अभी आपको बताया था ये जो टर्म होगा ये इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, तो इसको बाहर ना लिखें, इसके डिफरेंशिएट करें। डेल बाई डेल वाई वाई आर की पावर एन, इसी तरीके से डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड आर की पावर एन, ये सभी में आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करिए, देखो आपको पता आर जो है किसका फंक्शन है, जरा बोलो, एक्स का। कैसे पता चला, क्योंकि आर के अंदर एक्स भी है वाई भी है जेड भी है। क्यों पता चला ना, एक्स वाई जेड तीनों है, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, इसका मैंने यहाँ क्या लगाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले एक्स को बाहर लिख, ये एक्स का कर दीजिए, आर की पावर एन का बाहर लिख लीजिए। आर की पावर एन को बाहर लिखूंगा, एक्स का करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, तो आर की पावर एन ऐसे रहेगा, एक्स के टर्म में कितना हो जाएगा 1। फिर किसका करेंगे, एक्स से ऐसे रहेगा, इसका पावर का करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल एक्स आ जाएगा। फिर किसका करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कितना 1, आर की पावर एन ऐसी रहा। फिर किसका करेंगे, आर की पावर एन का, वाई पहली वाई ऐसी रहेगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 डेल आर बाय डेल वाई। फिर किसका करेंगे, इसका जेड पहली बार आपके पास किसका होगा, जरा बोलो, जेड के रिस्पेक्ट में 1 आर की पावर एन ऐसी रहेगा। फिर किसका करेंगे, दूसरे वाले का जेड ऐसी रहेगा, कितना एन आर की पावर एन माइनस 1। ठीक, तो सभी में से आपको पता है आर की पावर एन आर की पावर एन आर की पावर एन की आपके पास 3 आर की पावर एन आ गया, एन आर की पावर एन माइनस 1 एन आर की पावर एन माइनस 1 एन आर की पावर एन माइनस 1, अंदर कितना बचेगा, एक्स डेल आर बाय डेल एक्स वाई डेल आर बाय आपके पास कितना आ जाएगा, डेल आर बाय डेल वाई, और जेड डेल आर बाय डेल जेड, ये आ जाएगा। यहां से अगर हम बात करें 3 आर की पावर एन एन आर की पावर एन माइनस 1, अब इनकी वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, क्या थी इनकी वैल्यूज जरा बताइए। एक्स, इसकी वैल्यू थी एक्स बाई आर, यह है वाई, यह है वाई बाई आर, यह है जेड और यह है जेड बाई आर। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बताया था कि डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर होगी, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू वाई बाई आर होगी, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड बाई आर। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 आर की पावर एन एन आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर वाई स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई आर आएगा। यहां से इसको आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इधर जगह है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम बात करें, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखिए 3 आर की पावर एन ऐसी रहा, 3 आर की पावर एन ऐसी रहा, प्लस इंटू क्या है प्लस, देखो एन आर की पावर एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या हुआ जरा बोलो। हमें अगर आर वेक्टर में दे रखा था ना, आर वेक्टर दे रखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब इसका आर स्क्वायर मॉडुलस निकालोगे, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो आएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई आर। आर स्क्वायर बाई आर अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आर, तो एक आर रहेगा, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर, आर से आर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 3 आर की पावर एन एन आर की पावर एन माइनस 1 और आर की पावर 1 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके पावर 1 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आपके पास खत्म हो जाएंगे, आर की पावर एन बचेगा, तो कितना आ जाएगा, फिर यहां से आर की पावर एन कॉमन लीजिए, 3 प्लस एन आर की पावर एन ऐसे।
तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर क्या आ चुका है, जरा बोलो, n+3 या 3+n आर की पावर n, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम बात करें यहां से, हमें मिल चुका है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन, आर वेक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, n+3 आर की पावर n, ये आ रहा है। ये देखो जनरल फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए, ठीक है, जितना ज्यादा ध्यान में रहेगा ये उतना हेल्प होगी। इसी में अगर मैं n की वैल्यू अगर -3 कर दूं ना, इसी में अगर n की वैल्यू -3 कर दूं तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -3 ऑफ आर वेक्टर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर बाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, लिख सकते हैं, यहाँ -3 रखो, इसके लिए क्या हो जाएगी 0, तो दूसरी का आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, दूसरा आंसर कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉब्लम है, कौन सा आर मल्टीप्लाई में नहीं करते आप, चलो देखो क्वेश्चन अगर हमारे पास फोर्थ देखिए, जो फोर्थ हमने मेंशन किया था, क्वेश्चन था आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, यही क्वेश्चन था शायद। इसकी वैल्यू कितनी आ रही करके, चलो देखो, तो अच्छा देखो, इसका आधा पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर हमें तो पता है ना, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इसकी वैल्यू थी आई एन आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर, क्या यही वैल्यू आती है, बताओ, इसकी जो वैल्यू आ रही थी क्या आ रही थी आपके पास, n आर की पावर आपका n-2 इंटू आर वेक्टर, यही वैल्यू है ना, हाँ एल्टी में आया था बिल्कुल। देखो फिर, तो ये आधा पार्ट हमें पता है, तो डाइवर्जेंस आपके पास सॉल्व कर लेते हैं। डाइवर्जेंस आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन अगर हम देखें तो डाइवर्जेंस इसके साथ क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ग्रेडियंट डिफाइन करना पड़ेगा, क्या आएगा आपके पास, देखो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करने का पड़ेगा इस पूरे के साथ, किसके साथ, एन आर की पावर n-2 ऑफ आर वेक्टर, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये होती है, ठीक है। अब सही से अगर लिखें तो आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड आएगा। डॉट प्रोडक्ट अगर आप यहां से करोगे तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, ठीक है। अच्छा मैंने पूरा नहीं लिखा, यहां से एक काम करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, एन एक्स आर की पावर n-2 आई कैप, फिर क्या आएगा एन वाई आर की पावर n-2 जे कैप, एन जेड आर की पावर n-2 के कैप, ये आएगा वेक्टर। सॉल्व करिए, सब में आपके पास डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया, डेल बाय डेल एक्स एन एक्स आर की पावर n-2, फिर कितना आएगा डेल बाय डेल वाई एन, कितना आ जाएगा वाई आर की पावर n-2, डेल बाय डेल जेड, यह आ जाएगा जेड, ठीक है, एन जेड आर की पावर n-2, यह आ जाएगा। अब इनमें से सब में से क्या कर लो, n सभी में कॉमन है तो क्या n को कॉमन ले लो, डेल बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आर की पावर n-2, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा डेल बाय डेल वाई, वाई आर की पावर n-2, फिर आपके पास क्या हो जाएगा डेल बाय डेल जेड, कितना आ जाएगा जेड आर की पावर n-2, ठीक है।
आप देखो, आप समेशन करके सिंगल टर्म को भी सॉल्व करके आपके पास रूल बना सकते हैं। रूल एक सिंगल टर्म को सॉल्व करके भी बनाया जा सकता है रूल, क्योंकि जैसे एक टर्म चलेगा वैसे ही दूसरा चलेगा, वैसे ही तीसरा चलेगा। मतलब सबको आप डिफरेंशिएट नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, सिंगल टर्म को डिफरेंशिएट करके भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि तीन के तीन टर्म सेम है। तो जैसे एक टर्म चलेगा, मतलब इससे टाइम बचत होगी और कुछ नहीं होगा, टाइम बच जाएगा, उतना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो। सेम अभी हमारे पास आपके पास आया था, तो यहां से अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करने की आपके पास कोशिश करें, देखो यहां से सबसे पहले क्या होगा, जरा बोलो, एक्स के टर्म में कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 आर की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर की पावर n सबसे पहले बाहर है ही, ठीक है, n बाहर से ऑलरेडी है, तो कितना आएगा n एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट 1, आपके पास कितना आ गया, आर की पावर n माइनस 2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, x का आपके पास हो चुका है, x से बाहर आ जाएगा, किसका होगा फिर, पावर का होगा, n माइनस 2, आर की पावर n माइनस 3, आर की पावर कितना आ जाएगा जरा बोलो, n माइनस 3, ज्यादा ऊपर हो रहा नीचे लिख देते हैं, आर की पावर n माइनस 3। पहले पावर को आगे लगाओ, आर एन, फिर पावर का होगा ना n माइनस 2, आर की पावर n माइनस 3, फिर किसका होगा, आर का, डेल आर बाई डेल एक्स, फिर क्या होगा, ओके, अब दिख जाएगा। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे पास ऐसी y का होगा, y का क्या होगा जरा बोलो, आर की पावर n माइनस 2, ये टर्म पहले y के रिस्पेक्ट में ये ऐसे रहेगा, फिर कितना आ जाएगा n माइनस, ये y ऐसे रहेगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, y क्या रहेगा ऐसी, तो कितना आ जाएगा, y अगर ऐसी रहेगा तो n की n माइनस 2, आर की पावर n माइनस 3, कितना आ जाएगा, डेल आर बाई डेल y, ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म क्या आएगा, इसी तरह बोलो, यहां से अगर हम बात करें, आर के पावर n माइनस आपके पास 2, ये ऐसे रहेगा, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, z n माइनस 2, ठीक है, आर के पावर n माइनस 3, डेल आर बाई डेल z, ये आएगा। ये पूरा टर्म हमने लिख दिया ठीक है, ये पूरा टर्म आ गया। फिर अगर हम यहां से अगर बात करें, अब जरा देखो इसको फटाफट लिख लेते हैं, आर के पावर n, आर के पावर n माइनस 2, आर के पावर n माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3 आर के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 आर के पावर n माइनस 3, n माइनस 2 आर के पावर n माइनस 3, ये आपको n माइनस 2 आर के पावर n माइनस 3, तो कॉमन क्या है, n आर के पावर n माइनस 2 आर की पावर n माइनस 2 3, इसकी पावर कितनी है 3, अंदर कितना आ जाएगा x डेल आर बाई डेल एक्स, फिर कितना आएगा y डेल आर बाई डेल वाई, z डेल आर बाई डेल जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो n कितना आ जाएगा 3 आर के पावर n माइनस 2 प्लस कितना आ जाएगा n माइनस 2, कितना आ जाएगा आर के पावर n माइनस 3, ये कितना आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाई कितना आ जाएगा r, y y बाई r कितना आएगा y बाई r, z बाई r। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n 3 आर की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 आर की पावर n माइनस 3। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको बताइए एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे आर आएगा करके। ठीक है, ऊपर कितना आएगा आर स्क्वायर, नीचे कितना आएगा आर, तो ऊपर कितना रह जाएगा सिर्फ आर, इसकी पावर कितनी है 1, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना n, कितना आएगा 3 आर की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस आपके पास 2, यहां से कितना आ जाएगा ये, इसकी पावर 1, तो कितना आएगा आर की पावर n माइनस 2। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा n, देखो आर के बाद दो इसमें से कॉमन लो, 3 n माइनस 2, कितना आ जाएगा आर के बाद आपका n माइनस 2 कॉमन आ गया, n माइनस 2 क्या आ गया कॉमन, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा n, ये कितना आ गया माइनस 2 प्लस आपके पास 3, कितना आ जाएगा n प्लस 1, कितना आ गया आर के पावर n माइनस 2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली भी मैं देखो आपको एक बात बताता हूं, मान लो हम सिर्फ अगर एक ही टर्म को सॉल्व किए होते, कौन से टर्म को, एक्स वाले को, किसको, सिर्फ एक्स वाले को, मतलब इतने ही वाले टर्म को, कितने वाले टर्म को, इसमें से सिर्फ एक ही टर्म को, तो हमें पता चलता था बाकी टर्म भी वैसे आ रहे हैं करके, उस समय हमें सबको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें एक टर्म से भी आइडिया लगाया जा सकता है, उसमें मैथ से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपके पास फटाफट सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाएंगे फॉर्मूले।
चले, चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक और हमारी प्रॉब्लम थी, पांचवी प्रॉब्लम, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर हमें कैलकुलेट करना था, क्या आएगा करके। तो यहां पर ए वेक्टर मैंने बोला था कांस्टेंट वेक्टर है, तो उसको ए वन आई कैप मान लो, ए टू जे कैप मान लीजिए, ए थ्री के कैप। आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप हो गया। जब ए क्रॉस आर करेंगे तो ये समझ में आता है आपके पास आई जे के ऐसे रहेगा, यह आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, यह हो जाएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना हमें आता है, ठीक है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए, हम इंक फिल कर लेते हैं तब तक। तो अगर हम बात करें यहां से कितना आ जाएगा, जरा बोलो आई कैप कितना आ जाएगा, ए टू जेड माइनस का ए थ्री आपके पास कितना है, ये रो और ये कॉलम क्लोज, ए थ्री आपके पास वाई माइनस का जे कैप कितना आ जाएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज, कितना आ जाएगा ए वन जेड ए थ्री एक्स, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा ये अगर ये रो और ये कॉलम क्लोज आएंगे तो आपके पास के कैप बाहर आ जाएगा। के कैप क्या आ जाएगा, जरा बोलो बाहर, या जगह ए वन वाई और ए टू एक्स। अब क्या डिफाइन करना है, डाइवर्जेंस डिफाइन करना है, तो इसका डाइवर्जेंस डिफाइन कर देते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम बात करें ए क्रॉस आर, ए क्रॉस आर, तो यहां से आपके पास इसका मतलब क्या, डेल डॉट आपके पास ए क्रॉस आर है, डेल डॉट क्या जरा बोलो ए क्रॉस आर, डेल डॉट ए क्रॉस आर का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई के डेल बाई डेल जेड, डॉट क्या है ए क्रॉस आर, ये है ए क्रॉस आर लिख लो, ये पूरी वैल्यू लिख लो, बात एक ही है। अब ए क्रॉस आर की वैल्यू लिखिए जरा, क्या है जरा देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ जब हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर, तो यहां से वैल्यू आपके पास जैसे आप लिखेंगे, देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये पूरा का पूरा ऑलरेडी आपको पता नहीं, ये ए क्रॉस आर ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, समझ आ रहा, मतलब इसका इसके साथ आई वाले का आई वाले के साथ करोगे, इस आई वाले का आई वाले के साथ क्या आएगा जरा बोलो, डेल बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, ए टू आपके पास कितना आ जाएगा जेड माइनस कितना आ जाएगा ए थ्री वाई, फिर कितना आएगा डेल बाय डेल वाई, फिर कितना आ जाएगा ये ए वन आपके पास जेड माइनस का ए थ्री एक्स, फिर कितना आ जाएगा डेल बाय डेल जेड, मतलब वाई वाले से होगा, जेड जेड वाले से होगा, कितना आ जाएगा ए वन वाई और ए टू एक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये देखो ये कांस्टेंट है, ये जेड है, ये कांस्टेंट है, ये वाई है, तो एक्स के लिए जेड और वाई तो वैसे कांस्टेंट होते हैं, और ए टू और ए थ्री तो वैसे कांस्टेंट वेक्टर है, नंबर है, तो कितना आ जाएगा जरा बोले, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जीरो, इसका भी कितना आएगा जीरो, इसका भी कितना आएगा जीरो, तो कितना आ गया जीरो। इसीलिए डाइवर्जेंस ऑफ आपके पास ए क्रॉस आर कितना होता है, जीरो होता है। ये तभी होता है जब एक ऐसा वेक्टर होता है कांस्टेंट वेक्टर होता है, अगर ये एक्स वाई जेड का अगर फंक्शन होता, मान लो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो एक्स के एक्स टर्म में फिर डिफरेंशिएट होता, फिर आपके पास जीरो नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वेक्टर है तभी ऐसा हो रहा है, ये कांस्टेंट वेक्टर है तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको नोट करिए,
ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम थी डाइवर्जेंस से रिलेटेड। अब पहले कर्ल को डिफाइन कर लेते हैं, फिर कंबाइंड प्रॉब्लम करेंगे तीनों से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है कर्ल। हमारे पास तीसरा क्या है जरा बोलो, कर्ल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखिए कर्ल, नेक्स्ट लिखिए कर्ल। तो कर्ल क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना। कर्ल मतलब सिंपली, बहुत ही सिंपल अगर वर्ड में बोला जाए तो कर्ल का मतलब रोटेशन से रिलेटेड है। कर्ल का मतलब किससे रिलेटेड है जरा बोलो, किससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो रोटेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू रोटेशन, ये ध्यान में रखना, ठीक। कर्ल मतलब वैसे भी आपको बताइए, इसको कर्ल करना मतलब घुमाना वाला है, ठीक। चलिए तो पहले बात किसके लिए डिफाइन करते हैं, डिफाइन फॉर वेक्टर फंक्शन ओनली, वेक्टर फंक्शन ओनली, वेक्टर फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। स्केलर फंक्शन के लिए आपको कर्ल को डिफाइन किया जाता नहीं है। डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी किसी डेल ऑपरेटर को, ध्यान में रखना, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है, एक वेक्टर फंक्शन लिया ए, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका होगा आई जे के, या डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसकी वैल्यू आएगी ना, डेल की वैल्यू आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट तो हो रहा है, फिर इसकी वैल्यू आएगी। मतलब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो आई डेल बाई डेल एक्स है, जे डेल बाई डेल वाई है, और के डेल बाई डेल जेड है, ठीक। और इसको कुछ मान लो, इसको ऑलरेडी तो फिक्स हमने कर रखा है, ए एक्स आई कैप और ए जेड आपके पास ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और हमने इसको साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ए एक्स आई कैप आ गया, ए वाई जे कैप आ गया, और ये कितना आ गया, ए जेड के कैप, ठीक। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, एक डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी आपको, ऐसे करके बनानी पड़ेगी। इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आएगा, आई कैप आएगा, इधर आएगा जे कैप, इधर आएगा के कैप, यहाँ आएगा डेल बाई डेल एक्स, यहाँ आएगा डेल बाई डेल वाई, यहाँ आएगा डेल बाई डेल जेड, यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए वाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए जेड, ठीक। तो ये हो गया कर्ल को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। फिजिकल मीनिंग समझते हैं इसकी, आप क्या समझते हैं इसकी फिजिकल मीनिंग। चलिए यहां इसमें लिख लीजिए फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग क्या होती है जरा समझने की कोशिश करना। अभी हमने उसमें डाइवर्जेंस बताया था, डाइवर्जेंस बताता है कि कोई वेक्टर किसी पॉइंट के अबाउट कितना स्प्रेड हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से स्प्रेड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्प्रेड हुआ, उसी की कैलकुलेशन क्या है डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब एक ऐसा समझ सकते हो, एक तरीके का फ्लक्स है, फ्लक्स का मेजरमेंट है, एक तरीके का क्या जरा बोलो, फ्लक्स का मेजरमेंट है, कितना फ्लो कर रहा है, फील्ड कितना फ्लो कर रहा है किसी गिवन पॉइंट से, आप ऐसा भी बोल सकते हो। चलिए इस समय क्या है, देखो हमने देख रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसी, मैं आपको थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ। जैसे एक वायर होती है, वायर में करंट फ्लो हो रही थी ऐसे करके, ठीक। आपने देखा है कि इसका नाम जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, ऐसे सर्कुलर लूप में होता है। कैसे हो जा रहा है बोलो, सर्कुलर लूप में। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे ना, इस पॉइंट पे देखोगे अंदर की तरफ होगा, उस वाले पॉइंट पे देखोगे इधर की तरफ होगा, उस पॉइंट पे देखोगे इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे देखोगे इधर की तरफ होगा, इस वाले पॉइंट पे आओगे इधर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस पूरे पर अगर आप देखोगे, इस वायर के अराउंड अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे करके होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी, ये क्या बताता है आपके पास, कर्ल क्या बताता है, किसी पॉइंट के अबाउट कोई वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, इसका मेजरमेंट किससे पता चलता है, कर्ल से पता चलता है। कर्ल बताता है कि कोई फील्ड कितना घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट। बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्या बताता है जरा बोलो, इट टेल्स अबाउट, लिखना, इट टेल्स अबाउट हाउ मच, लिख देना, हाउ मच वेक्टर रोटेट
अबाउट अ गिवन पॉइंट, अबाउट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अबाउट अ गिवन पॉइंट, ये इसकी फिजिकल मीनिंग है, ठीक। ज्योमेट्री के लिए अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ज्योमेट्रिकली भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो जैसे अभी तक आपने लिखा है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप करोगे तो नॉर्मल सी बात है, वही आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे सपोज के लिए हमने कहा ये एक्स वाई जेड एक्स ऐसे सपोज कर लिया, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ठीक है। मैंने कहा सपोज के लिए कोई फील्ड है जिस पॉइंट के बाद स्प्रेड हो रहा है, ठीक, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ऐसे करके, किसके अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट, ऐसे करके रोटेट कर रहा है। अब इसमें भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं किससे, ओरिजिन से, तो आपको दिख रहा होगा वेक्टर की लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले सबसे छोटी थी, फिर बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। तो ऐसा अगर आप बाहर की तरफ आ रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, जरा बोलो, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब इसमें वही वाली बात आ गई कि नोट करके फिर से एक पॉइंट लिख देंगे कि अगर सपोज के लिए हमारे पास एक अगर कांस्टेंट वेक्टर अगर हो जाएगा, ए अगर क्या हो जाए कांस्टेंट वेक्टर, जैसे मैंने बोल दिया a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, नंबर यानी कि नंबर कांस्टेंट वेक्टर है, सपोज के लिए कांस्टेंट वेक्टर है। देन उसका कर्ल अगर डिफाइन करोगे ना, कर्ल कितना आएगा जरा बोलो, जीरो। किसी कांस्टेंट वेक्टर के डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल दोनों जीरो होते हैं, ये ध्यान में रखना, किसी भी कांस्टेंट वेक्टर के डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही जीरो होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये क्या, इस समय ये ए वेक्टर क्या जरा बोलो, ये ध्यान में रखना, इस समय क्या जरा बोलो, ये कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहां अभी देख रहे हो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसका कर्ल अभी जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि फील्ड आपका रोटेट कर रहा है गिवन पॉइंट के अबाउट। आप कहोगे सर यहां कैसे, यहां को होता है कि जो वायर के नजदीक वाले जो वेक्टर होते हैं बड़े होते हैं, जिससे दूर चले जाते हो वेक्टर छोटे हो जाते हैं, फील्ड वीक हो जाता है, पता नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप वायर से अगर दूर चले जाते हो तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास लार्ज डिस्टेंस पे कैसा हो जाता है जरा बोलो, वीक। इसलिए वो जो वेक्टर होंगे वो आपके पास कैसे होंगे जरा बोलो, स्मॉल होंगे, ये समझ में आता है। चलिए इसमें हमारे पास नेक्स्ट आपके पास समझने की कोशिश करना नोट करके, सपोज के लिए हमारे पास एक सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, सपोज के लिए एक्स है और ये आपके पास वाई है, ठीक है, लो दे दो, थैंक यू। चलो देखो, अगर हम बात करें सपोज के लिए हमारे पास ये आपके पास ओरिजिन है और मैंने कहा अभी सपोज के लिए एक फील्ड है और इस फील्ड के आपके पास वेक्टर है, ठीक। जैसे आप ऊपर की तरफ आ रहे हो सपोज के लिए इस फील्ड के जो वेक्टर है वो आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे आपके पास क्या हो रहा है जरा बोलो, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये आपके पास कुछ इसके नीचे आपके पास फील्ड है इस तरीके का, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है सपोज के लिए, और जैसे आप बाहर की तरफ आ रहे हो ये फील्ड के वेक्टर आपके पास क्या हो रहे हैं जरा बोलो, इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक। तो अगर आप समझ पा रहे हैं ना, आप अगर चाहे ऊपर की तरफ चले जाओ या नीचे की तरफ जाओ, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है जरा बोलो, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है जरा बोलो, चेंज। फिर वही वाली बात आ गई, जब भी कर्ल डिफाइन करना होगा तो जो वेक्टर फंक्शन है उस वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन दोनों में से एक चेंज होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर हम बात करें जैसे एक साथ तो किसी पर्टिकुलर डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा तो रेयर हो सकता है, रेयरली मतलब किसी सिचुएशन में आए, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें किसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डायवर्जेंस जीरो होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल हो जाता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग देखने को मिल सकते हैं लेकिन एक साथ आपके पास रेयरली सिचुएशन है, ठीक है, कि आपके पास एक साथ आपका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में देखने को मिले, ठीक है। ऐसा तो देखने को मतलब मेरे को तो देखने को नहीं मिला, पता नहीं अब मे भी हो, कह कुछ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जरा समझने की कोशिश करना, दूसरा
दूसरी सिचुएशन हमने क्या करी, ये जो वेक्टर आपको अभी तक आपको दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के फील्ड को हम बोलते हैं रोटेशनल फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, रोटेशनल फील्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि अगर मैं यहां अगर एक बॉल रख दूं ना, ऐसे करके एक बॉल रख दूं ऐसे करके, तो ये जो बॉल होगी ना, ये बॉल आपके पास यहां रुक नहीं पाएगी, ये घूमने लग जाएगी। ये क्या होने लग जाएगी जरा बोलो, घूमने लग जाएगी। मतलब आपका फील्ड कैपेबल है किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए। समझ में आई नहीं आई बात? चलो देखिए सुनना, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके पास होगा ही नहीं करके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, साइंस है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ऐसा ही होता है करके, ठीक है। जिसमें चीज में मेरे को श्योरिटी होगी मैं बोल दूंगा कि हाँ श्योरिटी है। एक साथ नहीं देखने को मिल सकता है आपके पास, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं देखा है, हो सकता है इन हो किसी का एग्जाम्पल। जिन चीजों में श्योरिटी होगी मैं आपको एक क्लियरली आपको बात बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम है कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, लेकिन अभी तक आपके पास मैंने नहीं देखा, आपके पास कहीं पर अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए कि आपके पास दोनों एक साथ आ रहे हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेली लाइफ में जो एग्जांपल है, ठीक है, उसके लिए। तो अगर हम बात करें दूसरा, मैंने कहा सपोज के लिए हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके का, ठीक है, और दूसरा में हमने कहा आपके पास ये इस डायरेक्शन में ये फील्ड ऊपर इधर फ्लो हो रहा है, इधर फील्ड आपके पास इधर फ्लो हो रहा है, ठीक, ऐसे करके। तो अगर हम बात करें, अगर आप यहां रख दोगे ना, तो कर्ल आपके पास यहां इस टाइप के फील्ड को इरोटेशनल बोलते हैं, क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, वो घूम नहीं पाएगा। इस टाइप के फील्ड को हम बोलते हैं इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक, इरोटेशनल फील्ड, ऊपर वाला रोटेशनल फील्ड। इसी टाइप की अगर हम बात कर दें, अगर हमारे पास सपोज के लिए कोई आपके पास एक्स है, हमारे पास ये वाई है, और फील्ड आपके पास सपोज के लिए इस तरीके से सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके कैसा भी हो सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड भी आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तब भी चीजों को नहीं घुमा पाएगा वो, ये ध्यान में रखना। हाँ इरोटेशनल होगा, वेक्टर छोटे नहीं बड़े होंगे, तब आपका कंडीशन ऐसी हो सकती है कि घूम ना पाए। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास ये वेक्टर आपके पास कुछ इस तरीके के, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी जो फील्ड है, ये भी कैसा फील्ड है जरा बोलो, इरोटेशनल फील्ड है, क्योंकि ये भी आपके पास क्या होगा जरा बोलो, चीजों को घुमा नहीं पाएगा, ठीक है। इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है जरा बोलो, फिक्स है। इस टाइप के जो फील्ड है, इनका जो कर्ल आएगा ये हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, नॉन जीरो आएगा, मतलब ठीक है, इनका क्या आएगा, नॉन जीरो। इसका कितना आएगा कर्ल जरा बोलो, जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है जरा बोलो, मैग्नीट्यूड यहाँ कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट। अगर हम यहां अगर बात करें, यहां भी आपके पास कर्ल क्या आ जाएगा जरा बोलो, कर्ल यहाँ कितना आ जाएगा जरा बोलो, जीरो, और यहां भी हमारा कर्ल कितना आएगा जरा बोलो, यहां भी हमारा कर्ल जीरो आएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास जो हमने जो इधर बना रखे हैं, ये दोनों इरोटेशनल का है, ये भी और ये भी, ठीक है। और आपके पास ये किसका है जरा बोलो, रोटेशनल फील्ड का एग्जाम्पल है, जिसके लिए कर्ल नॉन जीरो आता है। फिजिकली आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है, फिजिकली इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोटेशनल फील्ड को। इरोटेशनल के लिए ध्यान में रखना, जितना फोर्स अगर मैं यहां अगर एक वो रख दूं ना, तो जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, तो नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास इसको रोटेट होने की कैपेबिलिटी वीक है, आपके पास रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स के उससे नहीं सोचना है, ठीक है, मैकेनिक्स के उससे नहीं सोचना है, मैकेनिक्स में तो फिर टॉर्क कपल लगेगा, तो तब तो घूम ही जाता है, कहानी अलग है, उस पर नहीं जाना है हमें। इस टाइप के भी फील्ड को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, कर्ल। ये आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, कर्ल भी इसका कितना आ जाएगा जरा बोलो, जीरो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इनके। अब कुछ बातें हैं जो मेंशन कर लीजिए, ठीक है, नोट करके लीजिए, जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है, समझना जरा। तो नोट करके कुछ पॉइंट मेंशन कर देंगे। पहला हमारे पास पॉइंट है, जरा सुनना, पहला हमारा पॉइंट क्या है, बस दो पॉइंट है, फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। इफ सपोज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज जीरो है, मैंने कहा ना कर्ल जीरो होता है तो फील्ड कैसा होता है, इरोटेशनल होता है, फील्ड कैसा होता है, इरोटेशनल फील्ड होता है। देन इसमें लिख देना, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड इसको कैसा वो वेक्टर बोलते हैं जरा बोलो, इरोटेशनल वेक्टर इज कॉल्ड, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर, ठीक। दूसरा लिखना, इफ
del क्रॉस a is 0, then a vector is also called, लिख देना, is also called कंजर्वेटिव, ध्यान सुनना, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर एंड, ठीक है। इसके अगर मान लो किसी फंक्शन का कर्ल 0 आ जाता ना, तो उस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर। और ऐसे फोर्स का वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटी आपके पास क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, उसका जो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने क्या आपके पास क्या बोला, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड आपके पास क्या, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर एंड वर्क डन by this force field vector does not depend on path followed by particle depend on initial एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जिन्हें पहले मैकेनिक्स पढ़ रखी मेरे से एलटी में, उनको पता है कि मैकेनिक्स में किस लेवल की पढ़ाता हूं, तो टेंशन मत लीजिएगा। मैकेनिक्स में आपका जो भी हाथ तंग होगा उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स का तो वैसे भी कोई एंड नहीं है, लेकिन इतना श्योरिटी के साथ जरूर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपको मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको बात तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड वाला क्या था ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। हाँ, टेंशन नहीं मत लेना, मैं वही कह रहा हूं ना, मैकेनिक्स मेरे से जिसने पहले पढ़ रखी है, नए कोर्स जो एलटी का नया कोर्स स्टार्ट हुआ था उससे पहले, जब सिलेबस नहीं आया था, उससे पहले जिनने पढ़ रखी होगी, हो सकता है देखी होगी, उनको पता होगा, ठीक है। तो टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैकेनिक्स में इतना भरोसा आपको जरूर दिलाऊंगा कि आप वीक नहीं रहेंगे। मतलब आप चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिना पेन उठाए, मेरे पर भरोसा रखिए आप, ठीक है। टेंशन मत लेना। सुना, तीसरा वाला पॉइंट क्या था, मैंने कहा ना, दोनों पूरा फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, रोटेट नहीं कर रहा है, फील्ड एक ही डायरेक्शन में ना, तब भी करले कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, तो करले कितना आ जाएगा, 0। इस पॉइंट को समझिए। देन ए वेक्टर इज कॉल्ड आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर एंड वेक्टर डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। फोर्स फील्ड वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये थी कर्ल की बात, और नेक्स्ट क्लास में हम कर्ल से रिलेटेड और तीनों से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे कल।